आकलन की हो उसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये टच और ये जो स्पेस है, स्पर्श तथा दूरी, ये दोनों एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और इनका सही तरीके से ध्यान रखना कम्युनिकेशन करते वक्त बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम 6 इम्पॉर्टेंट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ एक नज़र देखते हैं तो हमें दिखता है फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी के पोस्चर्स, हमारे बॉडी की लैंग्वेज, बॉडी के जेस्चर्स, हमारा आई कांटेक्ट, स्पेस, हम कितना एक जगह देते हैं सामने वाले को, टच यानी कि स्पर्श, और हमारा जेस्चर्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। जितना शायद हमारे वर्ड काम नहीं करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये जो 6 महत्वपूर्ण भागों का मैंने आपको जानकारी दिया है वो काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर मुड़ते हैं तो उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज बोले तो ये जो 6 हमने कॉमन नॉन वर्बल बताए हुए हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स, इनमें जो पैरा लैंग्वेज होती है वो हम उसको आकलन करते हैं जो कि हमारे वॉइस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वॉइस क्वालिटी में मेन चीज़ें आती है आपका पिच, यानी कि आपकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर आज मैं एक बहुत ही गुप्त बात करना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही गुप्त है, जो सिर्फ 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए, उस वक्त मुझे मेरा पिच काफ़ी धीमा रखना होता है, मेरी ध्वनि, मेरे स्वर काफ़ी नीचे रखने होते हैं ताकि कम्युनिकेशन जो मैं करना चाह रही हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही गुप्त है, वो किसी और तक ना पहुँचे। मेरा पिच बहुत लो होना चाहिए। वहीं अगर मैं एक कॉमन रूम में 50 लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, 50 लोगों से बात करना चाहती हूँ एक इसमें, मेरा पिच थोड़ा हाई होना चाहिए, मेरा वॉल्यूम थोड़ा हाई होना चाहिए ताकि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो हर कोई तक पहुँचे। 50 लोगों का सुनने का शक्ति एक जैसा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ा कम सुनाई देता है। तो मेरे 50 लोगों को एड्रेस करते वक्त किसी को दिक्कत ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरा पिच जिस तरीके की सिचुएशन है सामने उस तरीके से होना चाहिए, वो ज़रूरी है। ये एक पैरा लैंग्वेज का हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुड़ते हैं आगे। वोकल लिप कंट्रोल, आर्टिकुलर कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, रेजोनेंस एंड टेम्पो, ये सभी चीज़ें हमारा जो वॉइस निकलता है उसको एड्रेस करती है। वोकल लिप कंट्रोल, जो मैं बात कर रही हूँ मेरे शब्द खुले होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर मैं ऐसे मुंह में बोलूँगी तो शायद आप तक कुछ समझ नहीं आएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप शायद उसे सुन भी नहीं पाएंगे। मेरे शब्द बहुत ही सुलझे होने चाहिए, बहुत ही सरल भाषा के होने चाहिए। ये सभी चीज़ें कवर होती है पैरा लैंग्वेज में। मेरा वॉइस का पिच कितना होना चाहिए, मुझे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक कॉमन लैंग्वेज, अगर आप अंग्रेज़ी समझते हो तो मुझे अंग्रेज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आप हिंदी समझते हो तो मुझे हिंदी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी समझते हो और मैं हिंदी का प्रयोग करूंगी तो मैं जो कहना चाहती हूँ आप तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिसीवर है उसकी समझ के हिसाब से हमें अपना मैसेज को कोट करना होता है, उसकी पिच डिसाइड करनी होती है कि किस लेवल पर होनी चाहिए। मैसेज की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना चाहिए कि कितना हाई रखना है, कितना लो रखना है या कितना मीडियम लेवल पे रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें से एक टाइप जैसे कि हम कह चुके हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम 6 तरीकों को एड्रेस करते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत जो हम आपसे करते हैं या आप हमसे करते हैं। दो लोगों के बीच की बातचीत कहिए या एक कॉन्फ्रेंस में कहिए जहां पर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में बैठी हूँ, कंसिडर करते हैं मैं नाइजीरिया में बैठी हूँ, नाइजीरिया में हूँ, वहाँ के लोगों को ना इंग्लिश आती है, वहाँ के लोगों को ना हिंदी आती है, तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का जरिया क्या होगा? नाइजीरिया की लोकल लैंग्वेज, ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन का जरिया होगा। अलग अलग सोसाइटी की, अलग अलग कम्युनिटी की, अलग अलग जाति की अलग अलग भाषाएं होती है, तो हम जहाँ हैं हमें उस समय का आकलन लेकर या हम जिनसे बात कर रहे हैं उन पर्सनालिटीज का आकलन लेकर डिसाइड करना होता है कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन किस भाषा में होगा। ठीक है, नॉन वर्बल के साथ साथ वर्बल कम्युनिकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बताया, रिटन कम्युनिकेशन यानी कि चिट्ठी लिखना। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं जब हम एक गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें अपना एक एप्लीकेशन देनी होती थी, अर्जी देनी होती थी। अभी भी होता है, अभी भी प्रोसेस हम लोग के सिस्टम में होते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमें एक लिखित अर्जी देनी होती है, तो लिखित अर्जी का एक हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखित अर्जी में पहले हम जिसे भेज रहे हैं वो अर्जी, उनका नाम लिखना ज़रूरी होता है, हमारा सब्जेक्ट यानी कि हम किस एक उद्देश्य के साथ में वो अर्ज लिख रहे हैं वो हमें लिखना होता है एक लाइन में। उसके बाद में हमारे जो लेटर है उसका मेन बॉडी यानी कि हम क्या चाहते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें लिखना होता है। उसमें हम तारीख का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अगर कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा की जानकारी उन्हें पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अंत में हमें उनके लिए हमारा सिग्नेचर यानी कि हमारी साइन वहाँ पर रखनी होती है। ये एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। रिटन कम्युनिकेशन हर एक डिपार्टमेंट या हर एक मकसद के साथ में अपना एक फॉर्मेट लेके चलता है और उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है ताकि हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जो कि सामने वाला भी एक्सपेक्ट कर रहा है। रिटन कम्युनिकेशन भी उतना ही महत्व रखता है। आजकल तकनीकी विकास के कारण अब हम देखते हैं कि अर्जी लिखना या लेटर लिखना कम हो चुका है और हम डाइवर्ट हो चुके हैं मेल कम्युनिकेशन के ऊपर। मेल कम्युनिकेशन में भी हम रिटन चीज़ें ही लिखते हैं, लेकिन तकनीकी सहायता की मदद से हम कंप्यूटर पे कहिए या लैपटॉप पे कहिए, आईपैड पे कहिए, हम टाइप करते हैं। हम टाइप करते हैं, उसमें भी हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसके कारण सामने वाला जो रिसीवर है वो ईमेल रिसीव करता है तो उसे समझ आता है कि हम उस तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, हम उस तक क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से टेलीफोन के माध्यम से भी हम अपना वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम टेलीफोन के माध्यम से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे जो नॉन वर्बल फैक्टर्स है जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये चीज़ें नहीं दिख कर आती है। तो आपके शब्दों के हाव भाव से ही सामने वाला आपके मैसेज को लेता है। इसीलिए जब हम टेलीकम्युनिकेशन करते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे शब्दों को खुला रखें, उनको सही मायने में सामने वाले तक पहुँचे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सही लैंग्वेज पिक करें। अगर कोई हम विदेश में बात करना चाह रहे हैं, अगर मैं अमेरिका में बात करना चाह रही हूँ, वहाँ का लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश। मेरा इंग्लिश साफ होना, शुद्ध होना और उस तक पहुंच सके इतना क्लियर होना ज़रूरी है, तभी मैं हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का माध्यम है उसका पूरा उपयोग कर पाऊंगी। करंट आंकड़ों के हिसाब से जो हमारे आज के प्रेजेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन हमने देखे हैं उसमें इंटरनेट तथा ईमेल
4.3 के उपयोग पर है। अगर आप ग्राफ देख सकते हैं तो उसमें आप देखेंगे एक वहाँ पर एक्स एक्सिस बनाया हुआ है और एक वाई एक्सिस बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे इंटरनेट, ईमेल लिखा हुआ है, फिर आप देखेंगे टेलीफोन लिखा है, फिर आप देखेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं वो है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिटन कम्युनिकेशन दिखा है, वो सब एक्स एक्सिस पे है। जबकि आप वाई एक्सिस पे देखेंगे तो आपको नंबर्स दिखेंगे 2, 3, 4, 5। ये नंबर स्केल है, ये बताते हैं कि एक नंबर बोले तो वेरी अनइम्पॉर्टेंट यानी कि उसको कम इम्पोर्टेंस दिया गया है, जबकि पाँच नंबर जो है वो शो करता है वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैंने ये कम्युनिकेशन के जो तरीके आपको बताए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट और ईमेल सबसे हाई रेशो पे है आजकल के माध्यम जो हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं उनमें। उनका रेशो है 4.3, वो 5 की स्केल कर यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट की स्केल के बहुत ही नियर बाय है। तो हम इस पर से ये जानकारी ले सकते हैं कि आजकल के ज़माने में, आजकल के पूरे हमारे यूनिवर्स में, पूरे हमारे ग्लोब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेल कम्युनिकेशन है उसे माना जाता है, जो इंटरनेट के थ्रू होता है। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो वो है टेलीफोन कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हाइड हो जाते हैं, सिर्फ जो हमारे शब्द है वो ही काम करते हैं, वो सेकेंड टॉप मोस्ट पर आते हैं। 4 उनको आकलन मिला है। उसी तरीके से पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कन्वर्जेशन जो कि फेस टू फेस होता है उसे हमें 4 रेटिंग मिला हुआ है। सबसे कम अगर हम देखते हैं तो वो है रिटन कम्युनिकेशन को, यानी कि हम जो पत्र लिखते हैं या जो हम अर्जी लिखते हैं, जो हम रिटन में लिखते हैं उसे मिला हुआ है 3.5 का। उसके पीछे कारण है अक्षर। अगर आज आप मुझे लिखने के लिए कहेंगे, शायद मेरी हैंड राइटिंग हम जिसे कहते हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मैं लिखती हूँ वो उसका शायद आप या हम जिसे एड्रेस करना चाहते हैं, जो रिसीवर है, उन्हें वो समझ में ना आ पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं रिटन कम्युनिकेशन धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, या हम कहेंगे कम होता जा रहा है। लुप्त तो नहीं कहूँगी, लेकिन कम होता जा रहा है। और उसी के रिप्लेसमेंट में तकनीकी विकास के कारण इंटरनेट या ईमेल सबसे हाई पैनल पे पहुंच चुका है। इसीलिए दुनिया के साथ आगे बढ़ते हुए हमें अपना रिटन कम्युनिकेशन यानी कि ईमेल कम्युनिकेशन जो है, स्पेशली इंटरनेट के माध्यम से जो हम करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना होगा और उसमें जितना हो सके आगे बढ़ना होगा। उसी को फॉलो करते हुए टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की तरफ हमारा इक्वल ध्यान होना ज़रूरी है। आगे मुड़ते हैं तो हम देखेंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर्स एंड पोस्चर्स किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन में सहायता करते हैं। यहाँ स्लाइड में, इस पीपीटी में आप देखेंगे आपके सामने बहुत ही सारे चित्र हैं। 8 तरीके के आपके सामने चित्र हैं। चित्र के ऊपर हर कोई एक अलग तरीके से खड़ा है। उनका जो शारीरिक लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, वो एक अलग तरीके से कुछ ना कुछ बताता है। पहला पिक्चर अगर आप देखेंगे, वो जो है वो काफ़ी तरीके से एकदम हाथ अपने बांध कर है और काफ़ी उनके फेस के एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं ना आपको सुनना चाहते हैं, ना ही कोई उन्हें दिलचस्पी है। वो इरिटेट हो रहे हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और वो इस तरीके के बॉडी लैंग्वेज में है, आप बात करना बंद कर दे, क्योंकि वो इरिटेट हो रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। सेकंड पोस्चर अगर आप देखेंगे तो जो सामने वाला इंसान है उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी के भाव है, काफ़ी प्रसन्न है, वो काफ़ी अच्छी सी मुस्कान उन्होंने दे रखी है वहाँ पर। ये शो करता है कि वो आपके जो शब्द है उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें समझ रहे हैं। तीसरे पिक्चर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें जो आप कहना चाह रहे हो वो शायद समझ नहीं आ रहा है और वो कंफ्यूज होते जा रहे हैं।
आप जो उन्हें बताना चाह रहे हो, आप जो उन्हें मकसद अपना समझाना चाह रहे हो, वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। उस वक्त ज़रूरत है आप अपने शब्दों को सुधारें और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर जाए और उस तरीके से उन्हें बताएं। चौथे पिक्चर को आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो महिला है वो उन्होंने अपने हाथ बांध रखे हैं, इनफैक्ट अपना हाथ पूरा गले पर ऐसा रख रखा है। वो शो करता है कि कहीं ना कहीं वरिड है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी भींच रही है, खुद को परेशान है वो। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, एक जो पर्सन है, एक उनसे बात कर रहे हैं और जो रिसीवर है, जो मैसेज सुन रहे हैं, वो पीछे की तरफ पूरे हाथ मोड़कर बैठे हुए हैं। मतलब वो डिफेंसिव है, वो जो आप कहना चाह रहे हो उसमें उनको दिलचस्पी नहीं है, वो आपको सुनना नहीं चाहते हैं। ये आप अगर उन्हें कुछ समझा रहे हो तो वो चीज़ वो समझना नहीं चाहते हैं। उसी के आगे आप देखोगे एरोगेंस आपको दिखेगा। एरोगेंस मतलब एटीट्यूड जो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है, जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा है। इसीलिए वो सामने वाला अगर कुछ अच्छा भी कहना चाह रहा होगा, अगर कुछ पॉजिटिव वे में भी कहना चाह रहा होगा, एरोगेंस अगर उनका रहेगा तो वो आपकी बात नहीं समझेंगे। अनॉयड, लास्ट वाला जो बॉडी जेस्चर्स है वो है अनॉयड। वो आपको गुस्से में देख रहा है सामने वाला इंसान, मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे परेशान है। वहीं के वहीं आपको अपना जो बात करने का तरीका है या तो उसे बदलना होगा ताकि सामने वाला आपसे गुस्सा ना हो या परेशान ना हो, बल्कि आपको समझने की कोशिश करे। बॉडी जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मायने रखती है। और ये सारे जो एक एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं यहाँ पर, 8 तकरीबन एग्जाम्पल है, ये शो करते हैं कि आपका बॉडी जेस्चर्स इक्वली मैटर करता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक संदेश वाहक का जो अपना मैसेज पास कर रहा है उसी का बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। ज़रूरी है कि सामने वाला जो सुन रहा है वो भी अपना बॉडी लैंग्वेज उतना ही पॉजिटिव रखे, ताकि जो कम्युनिकेशन होना है, जो संदेश पहुंचना है, वो इक्वली दोनों साइड से चल रहा है, दोनों तरीके से दोनों साइड उसके लिए इक्वल इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये शो हो। अगर आपके बॉडी जेस्चर्स इस तरीके के हैं, पीछे बैठे हुए, जिसमें आप अपना पूरे तरीके से डिफेंसिव बने हुए हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है वो शायद उतना कंफर्टेबल ना हो या वो आपके उस बॉडी जेस्चर से खुश ना हो। हमें बात कर